समझ नहीं आया वो हैंड रेज करें फटाफट, फिर हम अभी रेंज को क्लियर करके फटाफट करेंगे। अनिकेत, पंकज, अनिकेत, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब अभी रेंज की बात दोबारा करेंगे, थैंक यू। आप लोवर कर लो। हाँ ठीक है, अब मुझे बताना कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, दिख रहा है। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं फोन से भी ज्वाइन कर साथ साथ। हाँ तो हम किसी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा है क्या? सॉरी। हाँ अब ठीक है। तो पता नहीं मैसेज कब आया, वो 5 मिनट पहले ही भेजा किसी बच्चे ने। वंश है शायद, वंश। यस सर, हो गया ज्वाइन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कंजर्वेशन लॉज जैसे हम इस टेबल के ऊपर थे, राइट। तो हमने बात की थी कि सबको दिक्कत थी शायद वीक न्यूक्लियर फोर्स पे, यही यही थी ना, वेरी शॉर्ट इसकी डिस्टेंस थी, बाकी सब हो गया था, राइट। यस सर। हाँ हाँ, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। तो मैंने जो कल बताया, हाँ मैंने बताया था अगर दो न्यूक्लियॉन्स की बात हो, देखो पहले तो मुझे ये बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती थी? सर जो न्यूक्लियस में लगती थी अंदर न्यूक्लियंस न्यूक्लियॉन्स में लगती थी, है ना। न्यूक्लियॉन्स मतलब सर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट। इसको मैं लिखूं तो अगर इसको मैं कैसे लिखूंगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स को आपस में जो बांध के रखती थी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, राइट। यस सर। इसकी रेंज भी मैंने बता दी थी कि न्यूक्लियस के अंदर अंदर है ना, तो न्यूक्लियस का जितना साइज है लगभग उन्हीं इसकी रेंज। तो न्यूक्लियस का साइज कितना बोला था मैंने? 10 -15, इसलिए इसकी होती। अब बात जाती थी वीक न्यूक्लियर फोर्स की। भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चे जब तब वीक न्यूक्लियर फोर्स की मैंने बताया था तुम्हें, तब बात करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में आ जाए, यानी प्रोटॉन के प्रोटॉन में आ जाऊं मैं, किसमें आ जाऊं? अभी तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात कर रहा था, यानी मैं पूरे न्यूक्लियस की बात कर रहा था, राइट। अब जब मैं न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रोटॉन के अंदर की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन के अंदर की। तो मुझे ये बताओ न्यूक्लियस का साइज बड़ा है या प्रोटॉन का साइज बड़ा होगा? न्यूक्लियस। तो जब मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तब रेंज ज्यादा होगी, या जब प्रोटॉन की बात करूंगा तब रेंज ज्यादा होगी? सब न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस की। इसीलिए न्यूक्लियस की बात मैं करता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, तो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻15। लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की अकेले की बात करता हूँ तो बात करता हूँ उसके अंदर जाके, तो उसकी रेंज होगी कम। उसकी बात करता हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स में, तो कम कितनी हो जाएगी? थोड़ी सी ही कम है। कितनी है? वहां 10⁻⁻15 है, तो यहाँ पर कितनी है? 10⁻⁻16। थोड़ा सा कम हो जाएगी। समझ में आई अब? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ तो इसको अभी हमने इसको लर्न नहीं करना, हमको बस सिर्फ समझना है। और अच्छे से समझ लो इसको, ये एग्जांपल छोड़ दो तुम्हें नहीं समझ आता, लो तुम इसको और अच्छे से समझ लो। मैंने तुम्हें कहा था थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि जो मैं बोलूँ वो समझ में आए तुम्हें। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, वो कहाँ लगती है? मैंने कल भी बताया था, बीटा डीके में लगती है। बीटा डीके में एक्चुअल में क्या होता है, सुनो मेरी बात, देसी भाषा में बता रहा हूँ। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है?
न्यूट्रॉन। याद रखना ये भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, हमने ऑब्जर्व किए हुए हैं। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो नहीं, किस में? न्यूट्रॉन। साथ में बीटा पार्टिकल भी निकलता है कि क्या निकलता है? बीटा पार्टिकल। ये एक डिके का नाम है, ऐसी रिएक्शन होती है, इसलिए मैं इसको कल बता नहीं रहा था ताकि तारे बच्चे समझेंगे नहीं, पर अभी इसको समझ लो थोड़ा बहुत, जितना हो सके। लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो कन्वर्ट हो रहा है और बीटा पार्टिकल निकल रहा है, इस टाइम पर भी जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है इस प्रोसेस में? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या रखना। और इसकी रेंज सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है रेंज। सबसे छोटी। लगभग 10⁻⁻60। ठीक है। यस तो सर। अगर वीक न्यूक्लियर का फोर्स का भी के लिए तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या ही आ सकता है, कहाँ यूज होती है? तुम या तो ये बोल दो लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, या किस में हो रही है? बीटा टिक। समझ में आ रही है? यस सर। और लर्न नहीं करना कुछ भी। मैंने थोड़ा बहुत एग्जांपल बीटा डीके का भी बताया तुम्हें क्या होता है। ठीक है। लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे समझ में आएगा, लेकिन टोटल आइडिया समझ में आया है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और किन किन चीजों के बीच में लगती है, इनकी रेंज क्या होती है। थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। पक्का? जिसको आइडिया भी समझ में आया Yes, वो sir. हैंड रेज करे पहले। कोई बात नहीं, अभी भी बता देंगे। जिस भी फोर्स का आइडिया समझ नहीं आया वो पूछ लो मेरे से, और जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेज करो। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। तो अब आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। क्या होता है? जिसको भी अभी प्रॉब्लम है वो मुझसे म्यूट ऑफ करके बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कंजर्वेशन लॉज के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेशन लॉज क्या होता है, किसी को कुछ पता है? और ध्यान रखना, इसको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यही याद रखना है अभी के लिए, वो भी दिमाग में अपने आप जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, बस। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. हाँ। मुझे पता लगा कि 10 से 11 वाले बैच में बहुत सारे बच्चे सो रहे होते हैं। कल ग्रुप में हमारे मैसेज आया था, ऑफिशियल ग्रुप में। क्या ये सच है? नो सर। नो सर। No, sir. देख Yes, लो। sir. मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है ना अब? नो सर। Sir. नो सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस अब सर। नो सर। नो सर। एक सेकंड, वो ना मेरे से स्किप हो गया था, अब हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैं तो इतना सब बोल गया कल, शायद सभी बच्चों को रेंज में इतना कम बच्चों के हाथ तो बच्चों ने कल भी उठाए थे कि हाँ समझ में आ गया। मुझे लगा कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो शायद सो रहे थे, ऐसा भी हो सकता है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ। Yes, sir. मैं फालतू में परेशान हो गया हूँ क्या था। चलो देखते हैं, क्योंकि कल मुझे पता नहीं किसी ने ग्रुप में, कईयों ने मैसेज किया हुआ था ऑफिशियल ग्रुप में कि 10th ईयर में बच्चे सो रहे होते हैं बच्चों। तो मैं अभी तुमको याद रखूंगा, पूछूंगा बीच बीच में। अनिकेत कुछ पूछ रहे हैं आप? अनिकेत आपका हैंड रेज है बच्चे, तभी पूछ रहा। ठीक है ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉज होता क्या है, समझाओ मुझे थोड़ा। आपके हिसाब से कंजर्वेशन लॉज क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। Sir, energy can be neither we create nor destroy. तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कंजर्वेशन लॉज क्या होता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉज क्या होता है? टोटल एनर्जी टाइम के लिए। ये भी सिर्फ एनर्जी की बात होगी। कंजर्वेशन क्या होता है? कोई भी चीज, ध्यान सुनना, कोई भी चीज जो पहली जैसी इनिशियली है वैसी वो कैसी है? फाइनल। फाइनल। अब इनिशियल फाइनल कैसे बात कर रहे हो आप सर, वो हम बताएंगे अभी आगे, अभी करेंगे आज ही। तो इनिशियल और फाइनल जो चीज है वो क्या है? सेम। समझ में आया? क्या इसको मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ हमेशा?
Yes, sir. देखेंगे देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का छोटा सा समझ, लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिनका जो इनिशियल, ऐसी कंजर्वेशन लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिनकी जो इनिशियल वैल्यूज होती है, जिन क्वांटिटीज, अगर मान लो मैं एनर्जी की बात करूं, जैसे किसी ने बोला, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वही उसकी क्या हो, Final. फाइनल हो। अभी बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। तो बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कोई बताएगा? सर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर दिया, किसी ने भी दिया। किसने दिया ये आंसर? सर जेसिका। वेरी गुड जेसिका। मैकेनिकल एनर्जी और सिर्फ एनर्जी, इनमें क्या डिफरेंस है? जेसिका ने हिंट भी दे दिया आप लोगों को, बताओ। मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी क्या दोनों सेम बातें हैं? मैं इसको और अच्छे से हिंट दे देता हूं आपको। यहां पर जो एनर्जी लिख रहा हूं मैं, उसको क्या लिख रहा हूं? क्या लिखा है? टोटल। टोटल एनर्जी। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम बातें हैं? शांत मत रहना, एक तो बिल्कुल भी, चाहे गलत बोलते रहो। यस सर। Yes, sir. सेम बातें हैं, ठीक है। और किसने बोला सेम है? अजय ने। तो बताओ कौन ऐसा बोल रहा है कि सेम? वंश ने भी बोला सेम है। वंश और अजय, अजय आप बताइए सेम कैसे, क्या लगता है आपको? सेम है, राइट? यही बोल रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। और थैंक यू, वंश और अजय बोल रहे हैं कि सेम है। थैंक यू सबसे पहले रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना। अब हैंड लोअर Yes. कर सकते हैं। जेसिका भी कह रही है ना, जेसिका ने हटा लिया। तो अब वो लोग हाथ उठाएं जो कह रहे हैं ये डिफरेंट चीजें हैं दोनों। अरे वो दोनों एक तरफ, तुम सब दोनों ने, सबने उसको, उनको अकेला छोड़ दिया है। सर सेम है दोनों। सेम है दोनों, ये कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? नाम नाम लेके बताएं हमें। चलो, जो भी बोला वो अजय और की टीम में, ठीक है। और इनके खिलाफ तो बहुत लोग खड़े हैं भाई साहब, देखते हैं। ओ भाई साहब, फुल लंबी आर्मी है ये तो। कशिश ठाकुर, आप यही हैं? कशिश, कोई बात नहीं। अनिकेत, अंजू, अंजू आप यही हैं? अंजू, अंजू ने यस सर। हैंड रेस किया है, मैं अंजू से पूछ रहा हूँ। अंजू हाँ या ना बोलिए प्लीज। यस सर। हाँ अंजू, आपने हैंड रेस किया है कि ये दोनों सेम नहीं है, राइट? यस सर। तो आपको क्या लगता है फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? सर टोटल एनर्जी तो उसमें काफी सारी एनर्जीज होंगी ना जिनको हमने सम किया, मतलब वो तो टोटल होगा पूरा। वेरी तो गुड। टोटल एनर्जी जैसे? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब। और ये तो, और ये तो इसमें भी होंगी पोटेंशियल और मैकेनिकल काइनेटिक। एनर्जी का मतलब यही होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसका मतलब यही होता है बच्चे? सर टोटल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का सर। मैकेनिकल एनर्जी का तो एनर्जी बिल्कुल ठीक बोला, जेसिका ने भी बोला। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट? Yes, sir. टोटल कोई बात। Potential. टोटल का Mechanical मतलब energy. जैसे अभी बच्चे ने, अंजू ने बोला कि बहुत सारी एनर्जी होंगी। हीट भी तो हो सकती है। Mechanical energy. हीट क्या एनर्जी नहीं है? है सर। साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है। ऐसे केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। तो जितनी भी एनर्जी आ जाएंगी वो सारी किस में आएंगी? टोटल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक भी आएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो वो किस में आ जाएंगी? सिर्फ Mechanical energy. मैकेनिकल जो हम यूज कर रहे हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, आप बताइए अपने हाथों से, जो मैन यूज कर रहा है। या तो चीजों को उठा सकता हूँ, रख सकता हूँ, चीजों को धकेल सकता हूँ। ये सारी कैसी एनर्जी है? या तो पोटेंशियल है या क्या है? Kinetic. काइनेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो ही एनर्जी आ गई, या तो पोटेंशियल या Kinetic. काइनेटिक। और मैं अच्छे से बोलूं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या बनाता है हमारा? Mechanical. मैकेनिकल। और अगर सारी एनर्जी की बात करूं तो क्या है? Total energy. टोटल एनर्जी। सबको समझ में आया इसका मतलब डिफरेंस? यस सर। यस यस सर। अब हैंड लोअर Yes, कर sir. लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया वो Yes, हैंड रेज रखिए, बाकी सब कम नीचे कर लीजिए। कोमल, कोमल आप
दोबारा जानना चाहते हैं? यस सर। हाँ, तो कोमल क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सिर्फ दो टाइप ऑफ एनर्जी की बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, पोटेंशियल और काइनेटिक। अगर लेकिन टोटल एनर्जी की बात करूं तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जियां हैं वो सारी किसके अंदर आती है? टोटल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर आती है? टोटल। यानी कि पोटेंशियल भी आएगी उसमें, काइनेटिक भी आएगी, हीट भी आएगी, साउंड भी आएगी, लाइट भी आएगी, केमिकल भी आएगी, और कुछ भी जो भी आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन मैकेनिकल में सिर्फ दो आएंगी, उसका नाम है पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है, अब समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े। तो आपने Yes, sir. नाइन्थ में एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है जिसमें आप चीजों को, एक बॉल को ऊपर से नीचे यहाँ तक फेंकते हैं और 3 पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी सेम है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी सेम है, और यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी सेम है। यही देखते थे, याद है सबको? जिसमें तुम mgh प्लस हाफ mv² निकाल के देखते थे, यस है ना? सर। पक्का? जिसको याद नहीं है वो हैंड रेस करे एक बारी। हिमांशु याद नहीं है आपको? अजय भी याद नहीं है? शगुन को भी याद नहीं है? रोहित, मीना, ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ नीचे रख ली। अजय हम क्या करते थे उसमें? कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, समझ में आ गया मुझे, थैंक यू। तो उसमें हम क्या करते थे कि ऊपर से हम एक चीज को फेंकते थे बच्चे नीचे, यहां तक, बता देता हूँ आपको, ग्राउंड से जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तक फेंकते थे, तो हम देखते थे कि हर एक पॉइंट पर हम निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी, हिमांशु, और हर एक पॉइंट पे क्या निकालते थे? काइनेटिक एनर्जी। फिर इन दोनों को ऐड करके देखते थे और देखते थे आंसर क्या आ रहा है। इस पॉइंट पे निकाली, इस पॉइंट पे निकाली, फिर इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आए, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इधर भी काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर इनको ऐड करके देखते थे। फिर सी पॉइंट पे आए, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली और इधर भी काइनेटिक एनर्जी निकाली, इन दोनों को ऐड करा, फिर सी पॉइंट पे इक्वल रखा। तो मैंने देखा, और इनको निकालते कैसे थे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे mgh, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे हाफ mv²। तो मैंने देखा इस पॉइंट पे इन दोनों का सम देखा, मान लो आ गया 20, फिर इस पॉइंट पे देखा उस पे भी 20 आया, और इस पॉइंट पे भी क्या आया? 20। तो इस बात से हमें 9th क्लास में ये पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या रहा? हर पॉइंट पे कांस्टेंट सेम रहा या सेम रहा। तो हमने बोल दिया कि मैकेनिकल, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल मैंने एनर्जी। सीधा बोल दिया कि मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 20 है, मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 20 है, मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 20 है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व। ये मैंने पढ़ा था 9th क्लास में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट? No, sir. नो सर। सारे इंटरेक्शन तो करो। अब देखो मैंने बता भी थी, अभी भी तुम यस नो नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब तुमसे मैं पूछता हूँ कि अगर मैंने मान लो टोटल एनर्जी मैंने बता दी कि उस पॉइंट पर क्या है? 20। क्या है? 20। तो मैं पूछूं बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? Height. हाइट। वेरी गुड। हाइट और पोजीशन। पोजीशन अच्छा वर्ड है, हाइट और पोजीशन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास। मास पे तो दोनों ही करती है। मास कांस्टेंट है इसलिए भी मैं उसको बात नहीं कर रहा। और वेलोसिटी पर, यानी वेलोसिटी पर, राइट? हाफ mv² होता है ना इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी होती है उसमें। यस सर। तो हाइट पर करती है पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी पर करती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब बॉडी मेरी ए पर थी, मान लो मेरा ग्राउंड यहाँ है, ए पर मेरी बॉडी की हाइट इतनी होगी, राइट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और मैं बी की बात करूं तो मेरी बी पर बॉडी की हाइट कितनी होगी? बी पर बॉडी हाइट होगी इतनी, राइट? यस सर। और सी पर बॉडी की हाइट कितनी होगी? तो 0 तो नहीं होगी, मैं सी पर यहाँ हूं ना अभी, तो लगभग इतनी होगी, राइट? यस Yes, sir.
तो ये है सी की बात, ये है बी की बात, ये है ए की बात। तो जैसे जैसे मैं ए से बी आया तो मेरी बॉडी की हाइट कम हुई या घट बढ़ गई? सर कम हुई। कम हुई। कम हुई, सबको समझ में आई? तो हाइट कम हुई तो कौन सी एनर्जी कम हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी बढ़ जाएगी? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है, राइट? यस यस सर। तो याद रखना सबसे ऊपर बॉडी पर मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो 0 होती है, याद रखना, जो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी रेस्ट पे होती है इनिशियली, राइट? यस सर। यस मैंने किसी वेलोसिटी को फेंका नहीं, तो Yes, इनिशियली sir. वो 0 है। हाँ, तो अगर वेलोसिटी 0 है तो कौन सी एनर्जी 0 हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक तो अगर टोटल एनर्जी 20 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 20 20 समझ में आ रही है? 20 क्योंकि टोटल एनर्जी तो है 20 और मेरी काइनेटिक, यहाँ पोटेंशियल लिख रहा हूँ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। ये पॉइंट है ए पॉइंट पे मेरी टोटल एनर्जी थी 20, काइनेटिक कितनी हो गई? 0। 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर थी उस टाइम। तो पोटेंशियल कितनी हो गई? 20 20। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? सबसे पहले फटाफट बताओ। कम होनी चाहिए। क्यों? कम होनी चाहिए चाहिए सर, क्योंकि हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है। अपनी तरफ से उसकी एनर्जी होगी मान लो 18, पोटेंशियल एनर्जी 20 से कितनी होगी? 18। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? सर 2 2। क्यों? सर 5 वेलोसिटी बढ़ी। हाँ, वेलोसिटी बढ़ रही है, और क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी है? 20। 20। तो 20 बनाने के लिए तो ये 2 होनी चाहिए। अब सी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। घटनी कम होनी चाहिए। चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी सी पर मान लो 14 है, तो काइनेटिक कितनी होनी चाहिए? 6। 6, ताकि टोटल कितना रहे अभी? 20। तो 20। सी, वेरी गुड। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और इनका सम क्या है काइनेटिक का? सेम। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी हर केस में सेम रही है? देखो नो सर नो सर। पहले कितनी थी? 20 फिर 20। 18 18। फिर 14। और काइनेटिक एनर्जी क्या हर पॉइंट पे सेम रही है? नो नो सर। सर तो ये कांस्टेंट तो नहीं है ना दोनों चीजें? नो सर। लेकिन इनका सम देखो, वो हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट। 20। कांस्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, नहीं, इन दोनों का जो सम है वो सेम है। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी, जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली थी यानी 20, वही क्या आई सर फाइनल फाइनल में? जो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था वही पॉइंट सी पर है। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तुम्हें तो, ए पॉइंट पर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। सबको पता है ना ये बात? यस सर। तो मैं बोल दूं ए पॉइंट पर बॉडी के पास कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। और जब बॉडी बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो वो थोड़ा सा हाइट तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गिरने से जस्ट पहले उसकी हाइट तो लगभग 0 हो जाएगी, राइट? यस सर। सिर्फ उसके पास कौन सी एनर्जी रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी तो लगभग पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सिर्फ काइनेटिक रह जाएगी, राइट? ये मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। तो ऊपर क्या थी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और नीचे क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। ये भी बोल सकता हूँ मैं कंजर्वेशन में कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तब भी कैसा लो है ये? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? यस हो सर। रहा है। हाँ, समझ में आ रही है सबको? यस सर। अब सपोज करो ये तो हो गया। अब सपोज करो जब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब सारी की सारी पोटेंशियल मेरी काइनेटिक में हो, या उल्टा भी हो सकता है, जब सारी की सारी काइनेटिक किस में हो? पोटेंशियल अब मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ? मैकेनिकल एनर्जी। मेरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, राइट? यस सर।
अब दूसरा एग्जांपल लो कि मैं बॉडी को फेंक रहा हूं ऊपर से नीचे, बॉडी को ऊपर से नीचे तो फेंक रहा हूँ, देखो यही वाला एग्जांपल ले लो, बॉडी को ऊपर से नीचे तो फेंक रहा हूँ, ऊपर क्या है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, नीचे क्या है सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब नीचे गिरी ना तो उसके साथ साथ क्या निकला, साउंड, साउंड, हीट, लाइट, और लाइट। साउंड भी एक किस्म की क्या थी, एनर्जी, एनर्जी, लाइट भी क्या थी, एनर्जी, और हीट भी क्या थी, एनर्जी, तो जब अब यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक में, साउंड, साउंड, लाइट, हीट, साउंड, लाइट और हीट में, साउंड, लाइट और हीट, हीट में कन्वर्ट हुई है। एक्चुअल में ये क्या होता है मैं बताता हूँ, ये जब गिरने के बाद होता है, जब काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है ना, उसके बाद ये चीजें आती हैं, साउंड, लाइट और हीट। जब बॉडी कोई नीचे गिरेगी पूरी तरह से, तभी तो आएगा ना साउंड, लाइट और हीट, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये बाद में काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो, जब बॉडी टकरा जाती है पूरा सरफेस पे, तो क्या बॉडी फिर मोशन में रहती है? तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी खत्म, तो सिर्फ क्या रह जाता है हमारे पास, साउंड, लाइट और हीट, राइट? ऐसा समझो, जब मैंने बहुत किसी बम ऐसे समझ लेना, कोई बम है मेरे पास, ठीक है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर तो इसके पास सिर्फ क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो नीचे गिर गया तो धमाका होगा। यस सर, जब बम अब Yes, नीचे sir. जाके मोशन में होगा, जब धरती से टकरा जाएगा तो उसके ऊपर जब धमाका होगा तो उसके अंदर लाइट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, साउंड भी निकलेगा, राइट? यस सर, तो उसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में बदली है, नो सर, नो सर, साथ में और भी तो एनर्जी है ना। सर, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेंगी, बताओ, सोचो। मैंने बम ऊपर से नीचे फेंका है, तो बताओ No, sir. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? नो सर, क्यों? सर मैकेनिकल सोच के एनर्जी, बताना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा तो थोड़ी एनर्जी लाइट, हीट वगैरह में भी कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी किस में वेस्ट हो गई, हीट, लाइट और हीट और लाइट फॉर्म में। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व्ड ही नहीं रही, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी जो मेरी कंजर्व्ड रहेगी? नो सर, समझ में आ रही है No, सबको? तो यस सर, हमने जो नाइट में पढ़ा था उसमें तो कंजर्व्ड थी या नहीं थी? यस सर, यस सर, लेकिन अब इस केस में क्या कंजर्व्ड है? नो सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हर जगह वैलिड नहीं होता, नहीं होती। तो जो चीज हर जगह वैलिड हो उसको तो मैं क्या बोलता हूँ, फंडामेंटल। क्या बोलता हूँ? फंडामेंटल का एक फीचर है, जैसे फंडामेंटल का एक फीचर क्या था, जो बेसिक फोर्स हो, है ना, हर जगह चीज के इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो हर जगह चीज क्या है यहाँ पर, वैलिड। जो लो हर जगह वैलिड हो तो क्या बोल दूं, फंडामेंटल लो। क्या बोल दूं? फंडामेंटल लो, क्या ये मैकेनिकल एनर्जी हर जगह वैलिड है? नो सर, नो सर, नहीं। तो क्या ये फंडामेंटल लो है? नो No, सर, तो ये फंडामेंटल नहीं है। समझ में आ रही है? यस सर, तो कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फंडामेंटल लो है? नो सर, नो सर, नहीं। कोई दिक्कत? नो सर, चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट लो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यही जो देखो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ टोटल एनर्जी, इसको क्या बोलते हो, एनर्जी, या सिर्फ क्या बोल दो तुम, टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टोटल एनर्जी, को बोल दो टोटल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करूं तो जब बॉडी, तुम्हारे 9th वाले एग्जांपल में देखो, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। तो पोटेंशियल भी तो टोटल एनर्जी के अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो काइनेटिक भी टोटल एनर्जी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस आ सर, रहा है, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी दोनों की दोनों टोटल एनर्जी में आ रही थी या नहीं आ रही थी?
सर आ रही आ रही थी। थी। क्या इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व्ड हुई या नहीं हुई? सर हुई। हुई है। हुई। टोटल एनर्जी, हाँ, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि एनर्जी कैन Neither Neither be created nor be destroyed. but it can be converted into one form to another another. form Very of good. energy. याद रखना इस बात को। लेकिन ये कब होता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए? Isolated system. के लिए क्यों होता है बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन अभी तो समझ आया। तो देखो ऊपर क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, नीचे थी काइनेटिक। तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई, यानी एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदल गई। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है या नहीं है? सर है। पंप वाला एग्जांपल देखते हैं। पंप में क्या हुआ था? ऊपर क्या था? बम फेंका, नीचे फेंका, उसके बाद जो सारी पोटेंशियल थी वो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट एनर्जी, लाइट। क्या लाइट ऊपर तो पोटेंशियल थी, वो भी एनर्जी का टाइप है। नीचे क्या थी? काइनेटिक, साउंड, लाइट, हीट। ये क्या एनर्जी के टाइप नहीं है? अभी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई? हुई है। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी नहीं है? सर हुई है। सर है। क्या ये वैलिड है? यस सर। यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी हमेशा वैलिड होती है। याद रखना इस बात को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड होती है, क्योंकि कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वो सारी की सारी किसमें आ रही है? किसमें आ रही है वो सारी की सारी? टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी हमेशा वैलिड होगा। तो ये कैसा लॉ हो गया? एक फंडामेंटल लॉ। हम सबको समझ में आ रहा है? जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करे फटाफट। लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी फंडामेंटल है। जिसको ये समझ नहीं आया वो बात करे फटाफट, वरना जाए, मतलब वरना रहने दे। और जिनको आ गया वो फटाफट हैंड रेस करे फटाफट। जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेस करे। समझ में आ रहा है भाई? हेलो, यस सर। जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस करे। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं? किसी ने किया हैंड रेस? यस मुझे क्यों नहीं दिख रहा सर। भाई साहब? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हैंड रेस करना जिसने किया? अच्छा हाँ, दिख गए। थैंक यू। मुझे फोन में नहीं दिख रहा था। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हमने समझ लिया। तीसरा लॉ आता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ अच्छा, इसमें लास्ट एक और लॉ भी आता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसको मत भूल जाना, ठीक है? इसमें मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा। वो एक हमारे पास फंडामेंटल लॉ है, याद रखना। उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। इनके बारे में तो थोड़ा बहुत ही बात करेंगे, बाकियों के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बताओ? सर इन अ केमिकल रिएक्शन अच्छे से बोलो, जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोला है। स्टार्टिंग से बोलो, क्या बोला? इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड। किसने बोला ये? सर जेसिका, वेरी गुड। उसने बहुत अच्छे से बोला कि इन अ केमिकल रिएक्शन। कभी और की बात करी है इसमें? सिर्फ केमिकल रिएक्शन में बोला हुआ है। देखो अच्छे से बोला हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या और कहीं चीज की बात करी है? सिर्फ केमिकल रिएक्शन में। तो हम केमिकल रिएक्शन में ही बोलते हैं मास कंजर्व्ड रहता है। मास कंजर्व्ड का मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वही किसका मास है? प्रोडक्ट का। आपने पढ़ा हुआ है ना? अब हमने पढ़ता था मैं भी कि Na+Cl करते थे हम, क्या हो जाता था? NaCl। अब ये मत कह देना सर बैलेंस नहीं है, ये लोग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, कुछ जोड़ा है, कुछ रिएक्शन किया। तो हमें एक क्वेश्चन आया करता था हमारे टाइम में कि रिएक्टेंट का सोडियम का मास दे देंगे, क्लोरीन का मास दे देंगे और पूछेंगे जो प्रोडक्ट बना है उसका मास बताओ, है ना?
आता था तुम्हारे, अब आता है तुम्हारे केस में ये क्वेश्चन? कोई बात नहीं। तो अगर निकालना हो तो कैसे निकालते थे हम? Na का तो मास है, इस मास ऑफ रिएक्टेंट देख लेते थे टोटल, और मास ऑफ क्या देख लेते थे? क्लोरीन। प्रोडक्ट तो हमें निकालना ही था। तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही किसका होता है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट का। तो हम इसका निकाल लेते थे, क्लोरीन का निकाल लो अलग से, मान लो जितना भी आ गया, और किसका निकाल लो? सोडियम सोडियम का निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, वही किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर भाई मान लो इसका 23 मान लो, 23 दूनी कितना हो गया? 46, और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 को मान लो 2 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 71, राइट? यस सर। तो 71 मान लो। तो अब पूछू प्रोडक्ट का कितना मास है, तो क्या बोलोगे? 117 तब बोलोगे, ये बोलोगे ना? तो यही तो क्वेश्चन था। तो ये हमने क्या यूज किया? कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई डाउट? मास ऑफ इन अ केमिकल रिएक्टेंट रिएक्शन मास इज नॉट चेंज, टोटल रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है बात। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें हर बार सिर्फ बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनमें ये चीजें नहीं होती, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है कि कुछ जो मास होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे क्या होती है हमारे पास? न्यूक्लियर रिएक्शन। अरे भाई जाग रहे हो या सो गए? जाग रहे। जाग रहे हैं सर। तो जो मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। एनर्जी। तो अगर मास पहले ही कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो जो रिएक्टेंट जो टोटल पहले मास था क्या वो फाइनल रहा? अगर मैं मास किस में कन्वर्ट हो गया मेरा? एनर्जी में। तो मास मेरा मान लो इतना बड़ा लिया था, क्या अब इतना ही रहेगा ये? बताओ। नो सर। कम हो जाएगा ना थोड़ा, यस सर। क्योंकि बाकी किस में निकल गया वो? एनर्जी में। क्योंकि ये पूरा जो मास था पहले, ये छोटे मास, ये अब प्रोडक्ट में जो हुआ है ये उतना ही मास नहीं रहा, थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर साथ में क्या निकल गई? एनर्जी। क्योंकि एनर्जी भी कहाँ से आई? इसी मास से आई ना। तो ये मास अपने आप को तो कम कर लिया, और कुछ थोड़ा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। एनर्जी में। तो क्या अब ये वाला मास और ये वाला मास सेम रहेगा? नो सर। बोलो। नो सर। नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड रहेगा? नो सर। नो सर। कब वैलिड नहीं रहेगा? जब मास किसमें कन्वर्ट हो रहा हो? एनर्जी में। जब मास एनर्जी में ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा फॉलो नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा फॉलो नहीं होगा। और ये चीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। किसमें होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारा मास जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मान लो इतना बड़ा मास है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, वो बहुत सारी एनर्जी में बदल गया और रह इतना सा गया, इतना सा। तो क्या ये दोनों मास सेम होंगे? नो सर। इसीलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉज हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या ये फंडामेंटल लॉ होगा? नो सर। नहीं होगा, याद रखना। लेकिन अब मैं इसको सब कुछ छोड़ के, हाँ बोलो। नो सर बोल रहे थे क्या? इन सब कुछ छोड़ के मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। तुम केमिस्ट्री में दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, ऐसे मिक्स करते हो, या कुछ नमक में पानी में नमक भी मिक्स करते हो, ऐसे बहुत देर तक करते रहो शीशे के गिलास में। तो शीशे को हाथ लगा के देखना गिलास को, थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद, तो क्या वो थोड़ा सा गर्म नहीं होता? सबको पता होता है, राइट? वो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन होता है ना, वो हीट होती है। वो हीट क्या एनर्जी की फॉर्म नहीं है? क्या वो पहले से थी उसमें? नो सर। तो हमको पता है एनर्जी तो अपने आप क्रिएट हो ही नहीं, मतलब वो हीट कहीं ना कहीं से तो आई है। वो हीट कहाँ से आई है? मास से आई है। वो जो केमिकल रिएक्शन हमने किया है ना, उस रिएक्शंस का फिनोमिना, उस रिएक्शन से वो हीट आई है। तो उसका जो मास है ना, कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? बहुत थोड़ा होगा, चाहे 0.0001, लेकिन वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। टोटल मास कंजर्व नहीं है। केमिकल रिएक्शन में भी ज्यादातर ऐसा ही होता है
पर वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि नेग्लिजिबल एनर्जी है। समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए कंजर्व्ड बोल देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फंडामेंटल लॉ नहीं है। नहीं है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फंडामेंटल लॉ नहीं नहीं है। है। तो इसको याद रखना हमेशा। तो ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोलिजन सबने पढ़ लिया? यस सर। यस सर। यस सर। कोलिजन पढ़ा था? यस सर। यस क्या सर। पढ़ा था कोलिजन में? मतलब दो बॉडी दो बॉडी कोलाइड करती है, फिर तो इक्वल वेलोसिटी से चले, सेम वेलोसिटी से। हाँ हाँ, दो बॉडी कोलाइड करती है तो दो चीजें कंजर्व करते थे तुम इलास्टिक सॉरी कोलिजन में। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, हम इससे ऊपर की बात कर रहे हैं अभी। मास एनर्जी, इसकी बात बाद में कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। मैं मोमेंटम पूछना चाह रहा था तुमसे, कोई बात नहीं। इससे नीचे बात करते हैं अभी मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, किसी को पता है? E is equal to mc square. वेरी गुड, ये देखो दिख भी रहा है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो आइंस्टाइन जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब पता है किसी को? सर इसका मतलब एनर्जी इक्वल टू मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। बिल्कुल, ये बात तो है ही, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिकल फॉर्म में तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन इसको देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ, ये इक्वेशन मेरे से कहना क्या चाहती है? चलो मैं एक वर्चुअल एग्जांपल देखता हूँ। हाँ, सर, बोलो 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 बोलो। Sir, mass energy equivalence is the relationship between mass and energy in a system. आगे भी पढ़, आगे भी पढ़ो भाई साहब। Yes, लेटर sir. तक गया क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। तो बुक में से देखा था। हाँ हाँ बोलो, वही तो कह रहा हूँ, आगे भी तो पढ़ो। Vast frame where the two quantities differ only by a multiplicative constant and the units of measurement. एट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला ये बात। अब सुनो ध्यान से, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बोला है ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं आइंस्टाइन जी? आइंस्टाइन जी ये कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। देखो, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए बोलेंगे। तुम सबने टीवी पर ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें कोई बंदा परेशान होता है, कोई बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी ऐसे ऐसे करके हाथ में एकदम से सेब आता था उनके और कहते बच्चा ये जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये खा लियो। होता है ना ऐसे? टीवी पे देखे किसी ने ऐसी चीजें? बहुत है ना? वो ऐसे आप ऐसे करते हैं, हवा में ऐसे लाते और हाथ में सेब आ जाता है या कोई चीज आ जाती है ना अपने आप। है ना? वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि ये चमत्कार होता है, चलो तो ये चमत्कार कैसे होता होगा साइंस के अकॉर्डिंग? मैंने ऐसे से किया, एकदम से सेब आ गया मेरे हाथ। सोचो थोड़ा, अगर ये होता भी है तो ये साइंस के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कैसे होता होगा? देखो, हमारे आसपास हमेशा क्या होती है? एनर्जी होती है, ये तो सबको पता है। यस सर। यस सर। तो वो क्या करते हैं? Yes, sir. हमारी जो आसपास वाली एनर्जी है, क्या है आसपास वाली एनर्जी है, उसको इकट्ठा किया और यहाँ पर जो क्या आ गया? सेब आ गया। तो सेब के पास क्या है? मास है या नहीं है? सर है। यस सर। Yes, sir. तो एनर्जी को इकट्ठा किया और किस में बदल दिया? मास में। मास में। मास में बदल दिया। समझ में आ रही है? यस सर। अगर मेरे को बड़ा सेब चाहिए तो Yes, मैं sir. ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा ज्यादा। करूंगा, किसे बदल दूंगा? ज्यादा मास मास बदल दूंगा। अब ये मेरे को कहना कि अगर अंतरा चाहिए तो क्या करूंगा? है ना? तो ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, है ना? वो और चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो छोटा एग्जांपल जो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि घर पे शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन समझ में आ गई जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ? जो आसपास की जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मास में। मास में। मास में। अगर मैं अब ये कोई मेरे पास क्या है, ये पेपर है मेरे पास, दिख रहा है सबको? यस। Yes, sir. इसको मैं जला दूं मान लो, अभी तो इसके पास क्या है? मास है। यस सर। यस सर। यस सर। इसको जला दूंगा तो ये सारा हवा में उड़ेगा, राइट? सर। Yes, sir. यस सर। एनर्जी बन जाएगी।
यस सर। यस तो इसमें मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। एनर्जी में। और पहले वाले एग्जांपल में एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई थी? मास में। मास में। मास में। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन यही कहती है कि एनर्जी को हम मास में बदल सकते हैं और मास को भी एनर्जी में बदल सकते हैं। तो आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब यही है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसी को बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। और कितनी एनर्जी से छोटा एप्पल कब निकलेगा, बड़ा एप्पल कब निकलेगा, ये भी आंसर है। देखो अगर मेरे पास मास कितना है, मान लो 2 kg का, कितना मास है? 2 2 kg का मास है, और इसको मैं अगर जलाऊंगा ये कितनी एनर्जी में बदलेगा? तो आइंस्टाइन ने वो बताया E इज इक्वल टू m C square. c स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ 3 × 10�8 मीटर पर सेकंड बोल दूं? यस सर। हाँ तो अगर मास की वैल्यू कितनी है? 2 2 kg। Okay. c की वैल्यू है 3 × 10⁸ 8 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि c का स्क्वायर है। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻16 राइट। यस सर। तो कितना हो गया? 18 × 10⁻16 जूल। यानी अगर मैं 2 किलो के मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो वो कितनी एनर्जी होगी? 18 × 18 × 10 कितनी ज्यादा एनर्जी है ना? समझ में आ रही है बात? और आइंस्टाइन की इक्वेशन यही कहती है कि अगर मैं एनर्जी को मास में बदलना चाहूँ या मास को एनर्जी में बदलना चाहूँ तो वो कितना होगा? देखो अगर मैंने 2 किलो के मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, कैसे भी कर सकता हूँ। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, उसमें मैं जला के कर रहा था राइट। यस सर। 2 किलो के मास के पास कितनी एनर्जी है ऐसा समझ लो। कितनी एनर्जी है? 18 × 10 लेके चलूं अगर मेरे पास, अब हवा में देखो, अगर मैं हवा में कितनी एनर्जी लेके चलूं, ऐसे घुमाऊं, हाथ घुमाऊं कि मेरे पास कितनी एनर्जी हो? 18 × 10⁻। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊं कि मेरे पास कितनी एनर्जी आ जाए? 18 × 10⁻16 जूल एनर्जी है मेरे हाथों में। तो मैं उसको अगर मास में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे पास कितने किलो का एप्पल आएगा? 2 किलो। समझ में आ रही है? लेकिन टेक्निक भी आनी चाहिए मेरे को कि कैसे करते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन छोटा मोटा एग्जांपल दिया मैंने, वो वर्चुअल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस का मतलब समझ में आ रहा है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर क्या कहना चाह रहा है? अब बताओ मेरे को क्या बोलता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर? सर एनर्जी एनर्जी को मैं मास में बदल सकता हूँ और मास को मैं किस में बदल सकता हूँ? एनर्जी। एनर्जी। और अगर ये पता हो कि मेरे पास इतना मास है तो तुम बता पाओगे ना उसके पास कितनी एनर्जी होगी उस मास के पास। और अगर तुम्हें दे दूं कि इतनी एनर्जी है तो तुम बता दो कि ये इतनी एनर्जी को अगर मास में बदलना हो तो कितना मेरे को, मतलब कितना मास होगा? यस सर। हम ये नहीं बता पा रहे अभी आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल तो है। मास को तो एनर्जी में भी मैंने देखा है, छोटा सा एग्जांपल है ना? ऐसे बहुत है। यस सर। लेकिन क्या एनर्जी को मास में बदल करने का असली एग्जांपल है कोई? असली में, ऐसे बाबो वाला नहीं, असली में। क्या पता ये भी पॉसिबल हो भाई, हमें क्या पता, एक्चुअल में भी होता हो, पुराने टाइम में होता होगा, किसी को पता होगा कैसे करना है। अगर ऐसी इक्वेशन हमारे को गिवन है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है तो क्या मैं इस बात को नकार सकता हूँ कि ऐसे एप्पल नहीं आ सकता? नो सर। नहीं निकाल सकता ना। अभी मेरे को नहीं पता, क्या पता ऐसा हो भी सकता हो, सोचो राइट। लेकिन उस मेथड से नहीं होगा जिस मेथड से ये बोल रहे हैं, साइंटिफिक मेथड से होगा, अच्छे मेथड से। ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया, कोई भी कर देना। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन इसके अलावा कोई अच्छा एग्जांपल जो एक्चुअल में होता हो वो देख के आना। मास क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? सॉरी, मास तो एनर्जी में हमने देख ही लिया, पेपर वाला। एनर्जी को मास में बदलना, ठीक है? ठीक है। यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं अभी के लिए, वो भी ऐसा ही है लेकिन पूरी तरह नहीं है। फोटोसिंथेसिस सुना है सबने? यस सर। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट आती है। सनलाइट एक किस्म से क्या है? एनर्जी है या नहीं है?
और खाना जब हमारा पौधों का बनता है तो वो किस फॉर्म में बनता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज में तो ग्लूकोज मास होगा या नहीं होगा? सर है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मास मास में मास लेकिन में। ये एग्जाम्पल तो दे देते हैं बंदे, लेकिन ये पूरी तरह नहीं है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी नहीं होती उस टाइम। उस टाइम हमारे पास और भी बहुत चीजें होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेते हैं, यस वाटर भी तो लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल नहीं मानता, लेकिन कई लोग इसको बोल देते हैं कि ये भी मास को, सॉरी, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखना, वो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा, कल देख के आना, ठीक है? यस यस सर। तो यहाँ तक अभी समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जेई की डेट आ चुकी है, राइट? जेई का बैच है ना आपका? यस लिखा सर। नहीं किसी ने? 12th क्लास के लिए जेई की डेट आई है, आप लोग 11th में हो। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता था, जो मेरे को बोला था कि इन्फॉर्म कर दो, अभी पक्का नहीं है वो भी, कि मंडे से शायद आपको ये वाला जो फिजिक्स का लेक्चर है वो कोई और टीचर आए पढ़ाने, ठीक है? सर है आप ना? क्यों नहीं पढ़ा? मैं तो पढ़ा ही रहा था एक्चुअली, क्योंकि अभी जेई की 12th क्लास की डेट्स आ गई, तो उनके पास बहुत कम टाइम है, आई थिंक 1 और 2 मंथ्स रह गए, 1 मंथ भी नहीं है। तो मुझे उन्होंने वहां शिफ्ट कर दिया 12th क्लास में, ठीक है? तो मैं, वो भी कोई बात नहीं, जो नए टीचर आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं बहुत, ठीक है? मेरा तो पता नहीं, वो तो अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं इसीलिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब एकदम से आपको अगर मंडे को कोई और टीचर दिखे तो आप लोग थोड़ा सा अलग से हो जाओ, है ना, कि एकदम से टीचर बदल गए हमारे। तो मैं आपको इसलिए पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो, पक्का भी नहीं है ऐसा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो याद रखना, अगर कुछ नया दिखे भी सही तो एक्सेप्ट करना, तुम्हें पता है क्योंकि बता दिया मैंने, ठीक है? यस हाँ, ठीक है। और ये बात डिस्कस भी कर लेना उनसे, एनर्जी मास वाली, और अगर नहीं कर पाओ तो मेरे को मेरा नंबर तो है ही सबके पास, राइट? यस यस सर। बात कर लेना ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, वहां से भी समझ में आएगा। जैसे कि अभी आप लगा के तो देखो, आपने कभी लगाई है उनकी क्लास? नहीं लगाई ना? एक बार लगा के तो देखो पहले क्लास। सर उनका नाम क्या है? अभी बता देंगे, उनका नाम भी आएगा, जो डिस्क्लोज करेंगे मैडम ही बता देंगे, ठीक है? पूरा अच्छे से सब मैडम शायद बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है? तो अभी मेरे को जो ऑर्डर मिले थे वो बता दिया मैंने, ठीक है? तो याद रखना इस बात को। तो आज के लिए तो हम ऑफ करते हैं, अभी बज गई है, हमारा टाइम हो गया।